चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ठीक है। यूपी सिविल जज का एग्जामिनेशन, जिसमें कि पेपर 1 है, और पेपर 1 में कई सारे माइनर एक्ट्स हैं जो वुमेन से रिलेटेड है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है और सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है, कई सारे। और इस बार का एग्जामिनेशन कंप्लीट फोकस जो है यहीं पे रहता है। देखो, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्ट आज उठा रहे हैं, एक माइनर एक्ट, दैट्स कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है ये एक्ट इस बार के एग्जामिनेशंस के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर 2022 को एक माइलस्टोन वर्डिक्ट दी और कहा कि मदर चॉइस इज अल्टीमेट, मदर चॉइस इज अल्टीमेट। और ऐसा कहते हुए उन्होंने 33 वीक्स जो प्रेगनेंसी है, 30, हाँ एक और अभी इंग्लिश हिंदी वाला भी दे देंगे इसके बाद, 33 वीक्स प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने की परमिशन ग्रांट कर दी। 33 वीक्स की प्रेगनेंसी। क्या इस एक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि 33 वीक्स प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का प्रोविजन हो? हालांकि रिट पिटीशन फाइल की गई थी। रिट पिटीशंस में कोर्ट के पास एक्सटेंडेड पावर होती है और कोर्ट ने अपने उस पावर को यूज किया और 33 वीक्स प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का ऑर्डर प्रोवाइड किया। एक छिपे हुए जगह पे है ये पावर, ये अथॉरिटी है कोर्ट के पास कि वो ऐसी परमिशन ग्रांट कर सकती है। देखेंगे कहाँ पर है। सबसे पहले आइए, एक्ट के नाम बहुत क्लियर है, नाम से क्लियर है एक्ट, दैट्स कॉल्ड हियर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की एक्ट। और ये एक्ट सबसे पहले ये पॉइंट आउट करता है कि कौन सी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट की जा सकती है, मतलब कितने लेंथ की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है और टर्मिनेट कौन कर सकता है और कहां पे टर्मिनेट हो सकते हैं। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर इस एक्ट का कंप्लीट फोकस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इस एक्ट की बात करें तो टोटल इसमें 8 सेक्शंस हैं, बस 8 सेक्शंस हैं। 3 सेक्शंस ऐसे हैं जो ऑपरेटिव हैं, मतलब जिसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहां से 3 ऐसे सेक्शन हैं जहां से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो उन तीनों चीजों को, उन सारे एक्ट्स को हम पढ़ते हैं। छोटा सा एक्ट है, आज स्टार्ट होगा और आज ही फिनिश हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। और पूरा का पूरा एक्ट मैं कोशिश करूंगा आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर दूं। कोई घर पे स्टडी करने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पोर्शन है और बड़े आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल जाएंगे। देखो, सबसे पहली बात पूछा जाता है कि एक्ट का नाम। सेक्शन 1 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 1 जो है एक्ट के शॉर्ट टाइटल ऑफ कमेंसमेंट बताएगा, किसी भी एक्ट का, उस एक्ट का नाम बताएगा और उस एक्ट की एक्सटेंशंस कहाँ तक है, क्या पूरे देश में एक्सटेंडेड है या देश का कोई ऐसा पोर्शन है जहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रही है। देखो, जब भी हम एक्ट की बात करते हैं तो कहीं कहीं कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है कि इस एक्ट का नाम क्या है। जैसे आपको दिया जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, या आपको दिया जाएगा द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट या इंडियन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। मतलब 3-4 नाम ऐसे दे दिए जाएंगे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए और पूछा जाएगा कि आपसे बताओ इसका सही नाम क्या है। देखो, पहचानने का बहुत तरीका है। अच्छा है, जो एक्ट अपने आप में अप्रोप्रिएट होता है, फुल होता है, उसके नाम में द वर्ड लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि उस एक्ट से कनेक्टेड कोई रूल्स नहीं होती है, कोई रेगुलेशन नहीं होती। रूल्स कौन बनाती है? रूल्स बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और रेगुलेशन कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की डेलीगेटेड बॉडी, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो रेगुलेशन बनाएगी। तो सरकार की जो मिनिस्ट्री है वो रूल्स बनाएगी। तो अगर कोई कनेक्टेड रूल्स या कनेक्टेड रेगुलेशंस नहीं है तो उस एक्ट के नाम के आगे द वर्ड यूज होता है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। बट यहां पे ऐसा नहीं है। इस एक्ट में सेक्शन 6 है जो सरकार को रूल्स बनाने का पावर देता है और सेक्शन 7 है जो स्टेट गवर्नमेंट को रेगुलेशन बनाने का पावर देता है। तो इस एक्ट का नाम द से शुरुआत नहीं हो रहा है, दैट्स ओनली द मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इंडियन वर्ड भी नहीं लगा हुआ है क्योंकि इंडियन वर्ड उस एक्ट में लगाए जाया करते थे
जो जब ब्रिटिश जब कानून बनाते थे और इंडिया के लिए जब कानून बनाते थे स्पेसिफिकली, उस वक्त के कानून में इंडियन वर्ड लगी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट कुछ इस तरह के सिचुएशंस में इंडियन पीनल कोड, ऐसे सरकार। तो इसका कंप्लीट नेम क्या होगा? मेडिकल, द वर्ड नहीं लगेगी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। 1971 की बनी हुई एक्ट है, तो नेचुरली ईयर का नाम जो है यहाँ पे। चलिए अब हम यहाँ से बातों को शुरुआत करते हैं। तो एक्ट का कंप्लीट नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। एक्ट एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया, लेकिन पहले ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जब स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर में भी इस एक्ट को इंप्लीमेंट कर दिया गया। कौन सा ऐसा एक्ट है जो इस एक्ट को जम्मू एंड कश्मीर में भी इंप्लीमेंट करता है? ऐसा कोई कानून है जो बहुत सारे एक्ट्स को एक साथ जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट कर दिया? उस एक्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीआरपीसी हुआ या कोई भी एक्ट हुआ, अगर जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट होता है तो वो किस एक्ट के थ्रू इंप्लीमेंट हुआ है? तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के इस एक्ट को इंप्लीमेंट करती है। आते हैं कुछ डेफिनेशंस के ऊपर, कुछ बहुत ही रेलिवेंट डेफिनेशंस के ऊपर हम आते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, गार्जियन का डेफिनेशन। गार्जियन कुछ ऐसी प्रेगनेंसी है जिसको टर्मिनेट करने के लिए गार्जियन की परमिशन चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वुमेन मेंटली फिट नहीं है, अनसाउंड माइंड है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में गार्जियन की परमिशन चाहिए होती है। या माइनर है तो गार्जियन की परमिशन चाहिए होती है। तो गार्जियन ऐसा नहीं कि कोई पेरेंट्स को ही गार्जियन कहा गया, इट्स नॉट लाइक दैट। मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर, जो भी उसका केयर कर रहा है, एवरी पर्सन शैल बी कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ दैट पर्सन। मेडिकल बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कई सर्कमस्टेंस में परमिशन मेडिकल बोर्ड की लगती है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। इवन किसी भी लेंथ की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी लेंथ का हो, 33 वीक्स, 34 वीक्स, 35 वीक्स, बट समटाइम्स इट रिक्वायर्स द परमिशन ऑफ द मेडिकल बोर्ड। कैसे बनेगी मेडिकल बोर्ड, हम इसके ऊपर भी जानकारी रखेंगे। मेंटली इल पर्सन, दैट वाज जिनके मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम कह रहे हैं, या फिर अदर देन मेंटल रिटार्डेशंस। माइनर सिंपली कहा गया अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। मतलब इंडियन मेजॉरिटी एक्ट की अगर हम बात करें तो जिसने अपनी एज का 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया उसको माइनर कहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, जैसे टर्म्स आते हैं, जैसे सिचुएशन आता है, हम उस डेफिनेशंस के ऊपर आ जाएंगे। और मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी हम कह रहे हैं, जो पोजेस कर रहा है रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको डिटरमाइन करती है, और उसका नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर में इनरोल्ड है। और सच एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, गायनोकोलॉजी की एक्सपीरियंस है, और उसको हम सिंपली यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं। एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट प्रोसीजर जो टर्मिनेट करती है प्रेगनेंसी। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन से कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है। क्वेश्चन जब आता है आपको सेक्शन 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर सिचुएशन जो है सेक्शन 3 के ऊपर है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सेक्शन 3 के ऊपर पूछेगा। और ये समझ लो सेक्शन 3 हो गया, और सेक्शन 5A हो गया, और एक सेक्शन 4, बस यही है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा पूरी क्लास का जो फोकस होगा वो यहीं पे होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द इंडियन पीनल कोड। देखो सबसे पहली बात, ये एक्ट जहां कहीं भी ये वर्ड देखे आप, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, देखो इसका मतलब ये होता है कि भाई हम सबसे सुपीरियर हैं। मेरे अपोजिट अगर कोई कानून बातें करे तो उसको बिल्कुल मत मानो, वो मेरे से इंफीरियर है। कोई भी कानून मेरे खिलाफ नहीं बोल सकता, जो बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं वही परफेक्ट होगा, बियॉन्ड नॉट ऑफ दैट। 313 कहता है इंडियन पीनल कोड का, सेक्शन 313 कहता है प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की ऑफ कोर्स पनिशमेंट है
अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर रहा है कोई तो उसकी पनिशमेंट इंडियन पिनल कोड दे रहा है, लेकिन यहां ये कहता है कि भाई इंडियन पिनल कोड को छोड़ो, रहने दो, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हमारे बताए हुए रास्ते से अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है तो इंडियन पिनल कोड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहली बात, इसने इंडियन पिनल कोड को ऑफ कोर्स सुपरसीड कर दिया। अगर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, कौन करेगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इट्स नॉट द क्वैकर्स नहीं, नॉर्मल, ऐसा नहीं कि जो डेंटिस्ट है या जो फिजिशियन है वो टर्मिनेट कर रहे हैं। यकीनन गायनेकोलॉजिस्ट होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में इनरोल्ड होना चाहिए, तभी वो रजिस्टर्ड होता है, डॉक्टर होना चाहिए, दैट मच। वो गिल्टी नहीं है ऑफेंस का, आईपीसी में वो गिल्टी नहीं माना जाएगा, या किसी भी लॉ में वो गिल्टी नहीं माना जाएगा। अगर वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर रहा है, कैसे टर्मिनेट कर रहा है? इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली अगर वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहा है तो वो देश के किसी भी कानून में गिल्टी नहीं माना जाएगा। कौन? तो ओनली द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, नॉट ओनली द मेडिकल प्रैक्टिशनर, इट इज द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करे तो उनको गिल्टी नहीं मानेंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच वी गॉट देयर। अच्छा, एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब कहता है कि कैसे, कौन से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं तो गिल्टी नहीं माने जाएंगे। तो यहां कह रहा है एक बात कि भाई प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट कर रहे हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर प्रेगनेंसी की लेंथ जो है 20 वीक से एक्सीड नहीं हो रही है। 20 वीक से अगर प्रेगनेंसी की लेंथ एक्सीड नहीं हो रही है और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टर्मिनेट कर रहे हैं तो वो गिल्टी नहीं माने जाएंगे। लेकिन ठहरो, एक पंगा है इसमें, वो कहता है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4, मतलब सबसेक्शन 4 पे आ जाओ, मतलब सबसेक्शन 4 भी उनको कुछ आइडिया दे रहा है और कह रहा है कि भाई आप यहां पे कुछ चीजों को देखो और समझो और इसके अकॉर्डिंगली करो। वो कह रहा है नो प्रेगनेंसी ऑफ ए वुमन हु हैज नॉट अटेंडेड द एज ऑफ 18 years or having attained the age of 18 years is a mentally ill person shall be terminated except with the consent of a guardian। मतलब एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहा है और उसकी प्रेगनेंसी 20 वीक से एक्सटेंड नहीं हो रही है तो वो गिल्टी नहीं माना जाएगा। लेकिन एक शर्त है, अगर वो माइनर है तो उसको गार्जियन का कंसेंट चाहिए, उस लेडी की, उस गर्ल की गार्जियन का कंसेंट चाहिए। लेकिन अगर वो 18 क्रॉस कर चुकी है, मेजर है और मेंटली इल है तो वैसे सर्कमस्टेंस में भी जो है पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए, गार्जियन का कंसेंट चाहिए। आई एम नॉट सेइंग द पेरेंट्स, गार्जियन का कंसेंट चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि वो बिल्कुल मैच्योर लेडी है तो सिर्फ उनके कंसेंट से काम हो जाएगी, नो प्रॉब्लम इज देयर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है कि अगर मेंटली इल है तो हमको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए प्रैक्टिशनर ही टर्मिनेट करेगा, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर ही टर्मिनेट करेगा, लेकिन गार्जियन के कंसेंट से ऑफ कोर्स वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करेगा। एंड दैट वाज, और एक बात और है, कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन चाहिए, कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन चाहिए। एक मेजर लेडी की प्रेगनेंसी अगर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टर्मिनेट करता है उसके हस्बैंड के कंसेंट से तो क्या वो गिल्टी है आईपीसी का? आंसर का यस, आईपीसी का गिल्टी है। हस्बैंड का कंसेंट नहीं रिक्वायर्ड है बल्कि लेडी का ही कंसेंट रिक्वायर्ड है, उनका ही कंसेंट लेना पड़ेगा। जिसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है उनका ही कंसेंट लेना पड़ेगा। इवन अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में स्पेसिफाई किया कि मदर चॉइस इज अल्टीमेट। अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसके घर वालों के कंसेंट से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहा है तो भी वो इंडियन पिनल कोड का गिल्टी फाइंड आउट होगा, अगर प्रेग्नेंट वुमेन का कंसेंट ना हो तो चलिए सबसे पहली बात, अगर हम पहला स्टेप को लेकर के चले तो हमारे की बात ये आ रही है कि अगर 20 वीक्स तक की लेंथ की प्रेगनेंसी है, 20 वीक से एक्सीड नहीं की है प्रेगनेंसी, तो वैसे सर्कमस्टेंस में एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। कंडीशन है प्रेग्नेंट वुमेन का कंसेंट चाहिए। अगर प्रेग्नेंट वुमेन 18 इयर्स अटेंड नहीं की है तो उसके गार्जियन का कंसेंट चाहिए। कंप्लीटेड है लेकिन मेंटली इल है तो भी उसके गार्जियन का कंसेंट चाहिए। एक बात तो एक स्टेज ये हुआ। दूसरा स्टेप ये होता है
कि अगर प्रेगनेंसी 20 वीक्स जो है ये एक्सीड हो चुकी है, 20 वीक्स एक्सीड हो चुकी है, और इसके बाद जो है 24 वीक्स से एक्सीड नहीं हुई है। 20 वीक्स एक्सीडेड है, ध्यान से देखिएगा, 20 वीक्स एक्सीडेड है लेकिन 24 वीक्स एक्सीड नहीं हुई है प्रेगनेंसी। दो सर्कमस्टेंस में हम सिचुएशन को डिवाइड कर रहे हैं। आप यहां देखिएगा, दो केसेज में हम सिचुएशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको बताऊं, और सिचुएशन 20 वीक्स एंड 24 वीक्स, दो सिचुएशन को हम लेके चल रहे हैं। नाउ फर्स्ट सेकेंड, लेंथ है ऑफ प्रेगनेंसी दैट वाज 20 वीक्स, नॉट एक्सीडेड 20 वीक्स, और here exceeded 20 weeks but not exceeded 24 weeks। देखिए दो ही सिचुएशन है बस। 20 वीक्स है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने वाला कौन हो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, कंसेंट हो किसका, प्रेग्नेंट लेडी का या फिर गार्जियन का। अगर प्रेग्नेंट लेडी जो है माइनर है या फिर मेंटली इल है, ये दो सर्कमस्टेंस में, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर 20 वीक से एक्सीडेड प्रेगनेंसी है तो यहाँ पे देखिएगा सिचुएशन यहाँ पे बहुत कॉमन सा, बहुत ही सिंपल सा है। लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी एक्सीड हो रही है 20 वीक से बट डज नॉट एक्सीड 24 वीक्स, तो यहाँ पे possibly such category of women जो भी prescribed by rules made under this act, if not less than 2 registered medical practitioner, यहाँ पे चाहिए 2 registered medical practitioner हो जिनका ओपिनियन है, गुड फेथ में उन्होंने ओपिनियन फॉर्म किया है। क्या फॉर्म किया है? नंबर 1, द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और ए ग्रेव इंजुरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ। पहले ये वुमेन के ऊपर है और ये बॉर्न लेने वाले बेबी के ऊपर है, चाइल्ड के ऊपर है। अगर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अगर उनका ऐसा ओपिनियन है कि ये प्रेगनेंसी, वो प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसके लाइफ के ऊपर रिस्क है, कुछ भी मेडिकल कंडीशन हो सकती है या उसको ग्रेव इंजुरी दे सकता है। कैसे इंजुरी? फिजिकल, जैसे कि डिलीवरी के वक्त उनके लाइफ को थ्रेट है, जान जाने की खतरा है, कुछ भी हो सकता है, या फिर मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम, इंजरी आ सकती है। तो वैसे सर्कमस्टेंस में वो प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट की जा सकती है। आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक प्रेग्नेंट लेडी जिसकी प्रेगनेंसी 20 वीक्स क्रॉस कर चुकी है लेकिन 24 वीक्स क्रॉस नहीं की है, वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है। इस वजह से टर्मिनेट करना चाहती है क्योंकि उसका रेप हुआ था और रेप की वजह से ये प्रेगनेंसी जो है प्रोड्यूस हुई है। वो इस वजह से उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है। कैन शी टर्मिनेट? देखो, अपनी मर्जी से कोई भी रीजन बना के दे दोगे, प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करेंगे, डॉक्टर्स मना करेंगे। बट इफ यू आर फाइंडिंग आउट द रीजन विच इज स्पेसिफाइड इनटू द लॉ, लॉ में जो रीजन है आप उसके अकॉर्डिंगली चलते हो, तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। लेडी का रीजन ये है कि दिस प्रेगनेंसी हैज कम जस्ट ड्यू टू द रेप, रेप की वजह से वो प्रेगनेंसी आई है। क्या वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है या नहीं की जा सकती? देखो 20 वीक्स के भीतर का है, तब तो कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। इफ यू डू नॉट वांट देन जस्ट टर्मिनेट, नो प्रॉब्लम। वहां पे कोई आपसे नहीं पूछा जाता, किसी से नहीं पूछा जाता। बट 20 वीक्स प्लस 24 वीक्स क्रॉस नहीं है तो रीजन 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर सेटिस्फाइड होने चाहिए। अब बताओ, रेप की वजह से जो प्रेगनेंसी बनी है क्या उसको टर्मिनेट किया जा सकता है 20 से 24 वीक्स के बीच में? ऑनलाइन में आप बैठे हैं, आप भी आंसर करें, बताइए। प्रोविजन आपके सामने है, सेक्शन 3 आपके सामने, यू मस्ट सी सेक्शन 3 और आप सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली आंसर कीजिए। चलिए मैं आपका आंसर दे रहा हूं, यू आर सेइंग नो। आप बताइए क्या हो सकता है, होना चाहिए, हो सकता है। लॉ में प्रोविजन है, यहाँ पे अभी तक जहां पढ़ा वहां पे प्रोविजन दिख रहा है आपको, जितना पढ़ा अभी तक।
अभी तक प्रोविजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो मेंटल इंजरी है, जो मेंटल हेल्थ है, वो इसमें कवर हो रहा है। मेंटल हेल्थ मतलब ये बातें उनको हमेशा याद दिलाती रहेगी कि उनके साथ क्या घटनाएं घटी थी, हमेशा याद दिलाती रहेंगी। वो जो चाइल्ड है वो उसको हमेशा याद दिलाती। तो वैसे सर्कमस्टेंस में उसकी एक ग्रेव इंजरी आ रही है मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो ये प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रेगनेंसी भी टर्मिनेट हो सकती है। मींस अगर चाइल्ड बिल्कुल ठीक है, अल्ट्रासाउंड हुआ है, एवरीथिंग इज ओके फाइन, बट इवन दो अगर लेडी चाहती है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो क्योंकि ये रेप की वजह से राइज हुई है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का प्रोविजन यहाँ पर है। दो मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन होना चाहिए कि अगर ये प्रेगनेंसी निकलती है, आती है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में इनकी एक मेडिकल इंजरी हो सकती है, मेंटल इंजरी हो सकती है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के प्रोविजंस है। दूसरी बात क्या होती है, देयर इज सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड। अब देखो सेकंड पॉइंट बिल्कुल चाइल्ड के ऊपर है, दैट्स द पॉइंट टू द चाइल्ड। एक तो लेडी अपनी प्रॉब्लम बता रही है कि भाई इस रीजन की वजह से हमारी को प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है। दूसरा अब चाइल्ड के ऊपर आते हैं। इसमें कहते हैं कि अगर चाइल्ड बॉर्न लेगा तो वो सफर करेगा सीरियस फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी से, फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी से कवर करेगा। देखो 20 वीक्स के बाद जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उस वक्त बच्चे का ग्रोथ पता चलने लगता है कि बच्चा मेंटली स्टेबल है कि नहीं है, कुछ फिजिकली फिट हो रहा है कि नहीं, हाथ पैर ये सब सही सलामत है कि नहीं है, सब ठीक ठाक है कि नहीं है। अब उस वक्त की रिपोर्ट में आता है कि नहीं साहब नहीं है, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि डू टर्मिनेट दिस प्रेगनेंसी, आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो। लेकिन सब कुछ ठीक है तो वैसे सर्कमस्टेंस में टर्मिनेट करने की परमिशन डॉक्टर्स नहीं दे सकते। तो अगर ऐसा लगता है कि फिजिकल मेंटल एबनॉर्मलिटी है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो वैसे सर्कमस्टेंस में टर्मिनेट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अब मैं एक बार रिपीट करता हूं, सुनो ध्यान से। आप दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया। अगर प्रेगनेंसी की लेंथ 20 वीक्स तक है, बस आपको इतना ही याद रखना है, दैट इज मोर देन, जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आता है। अगर प्रेगनेंसी 20 वीक्स तक की है, ठीक है ना, तो वैसे सर्कमस्टेंस में चॉइस है, आप प्रेगनेंसी, कोई पर्सन जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है, नो प्रॉब्लम दैट। और 20 वीक्स प्लस है तो दो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की ओपिनियन होनी चाहिए, दैट वाज, दो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की ओपिनियन होनी चाहिए कि भाई वैसे सर्कमस्टेंस अगर हम कहते हैं कि 20 वीक से कम की प्रेगनेंसी है तो ऐसा नहीं कि चॉइस में ही प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो, वहां भी ये ग्राउंड शो करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की भी ओपिनियन होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सर्कमस्टेंस में। 20 वीक्स का लेंथ क्रॉस नहीं किया तो भी अपनी चॉइस से किसी भी रीजन की वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं हो सकती, ये चीजें क्लासिफाई करना पड़ेगा, या तो वुमेन का या फिर चाइल्ड का कंडीशन। दूसरी बात होती है कि 20 वीक्स प्लस है, 24 वीक क्रॉस नहीं है, तो दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ऐसा ओपिनियन चाहिए कि ये प्रेगनेंसी या तो वुमेन के लिए डेंजरस है या फिर चाइल्ड जो बॉर्न होगा उसके लिए डेंजरस है। मैं यहाँ फ्लो चार्ट को थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसे सर्कमस्टेंस 20 से 24 वीक्स तक की बात अगर हम करते हैं तो वैसे सर्कमस्टेंस में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और यहाँ पे दोनों सर्कमस्टेंस में ओपिनियन ऐसी होनी चाहिए, नंबर 1 एंड 2। 1 में वुमेन के लिए और 2 में चाइल्ड के लिए। वुमेन के लिए मेंटल इंजरी हो सकती है या फिजिकल इंजरी हो सकती है, चाइल्ड के लिए वो मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है या फिर फिजिकल डिसऑर्डर हो सकता है जो चाइल्ड बॉर्न होगा। अगर ये चीजें सेटिस्फाइड होती हैं तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं हो सकती, राइट, दैट मच। तो अब एक क्वेश्चन पूछता जाता है, अगर मान लो एक क्वेश्चन है कि भाई अगर प्रेगनेंसी 10 वीक्स की है, 10 वीक की है, और अगर चॉइस है कि भाई हमको मेल बेबी चाहिए लेकिन फीमेल है या वाइस वर्सा जो भी है, क्या इस चॉइस पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है? आंसर कहा नो, इस चॉइस पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं हो सकती है।
अगर 10 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ओपिनियन होना चाहिए, इन दोनों में से किसी एक बात के ऊपर ओपिनियन तभी टर्मिनेट होगी, अदरवाइज परमिशन नहीं है। क्लियर यहां तक? चलिए एक्सप्लेनेशन के ऊपर आते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया था। अगर प्रेगनेंसी अकर करी एज ए रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ एनी डिवाइस मेथड यूज्ड बाय द वुमन और इस पार्टनर, दैट वाज जो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड होती है उसकी फेल्यूर है, वैसे सच प्रेगनेंसी में बी प्रिज्यूम टू कॉन्स्टिट्यूट ग्रेव इंजुरी टू द मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। एंड सेकंड में कहा है कि रेप की वजह से हुई है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में भी हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के ऊपर ये प्रेगनेंसी असर डाल सकती है। तो ये हमारा था सबसेक्शन 2, और सबसेक्शन 2 इज वेरी वेरी रेलिवेंट। एक और जगह जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हम आते हैं अभी। नाउ अब यहां पे देखिए, एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो ओपिनियन होगा वो रूल्स के अकॉर्डिंगली होगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना रही है उस रूल के अकॉर्डिंगली देखते हुए वो अपनी ओपिनियन को बिल्डअप करेंगे। 2B, दैट वाज लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी अप्लाई नहीं होगी मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन पे ऊपर, वेयर सच टर्मिनेशन इज नेसेसिटेटेड बाय द diagnosis of any of the substantial foetal of abnormalities diagnosed by the medical board। इसको जरा समझ लीजिए कि ये क्या सिचुएशन है। लेट अस सी 2B, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। देखिए क्या होता है कि पॉसिबली अगर हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी 24 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी है वो तो टर्मिनेट हो सकती है। क्या 24 वीक्स के ऊपर की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है? दैट्स मोर देन 24 वीक्स की प्रेगनेंसी, मान लो 30 वीक्स की है, ठीक है, 30 वीक्स तक में वो बच्चा 7-8 महीने का हो जाता है, क्या ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है? अभी 33 वीक्स की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की परमिशन दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रांट की है। 33 वीक्स, 6 दिसंबर को जस्टिस प्रतिभा सिंह का डिसीजन आया और उन्होंने 36 वीक्स प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट करने की परमिशन दी। और केस का नाम है, हम कहते हैं मिस एक्स वर्सेज GNCTT एंड अदर्स, ये केस है। और 33 वीक्स प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की परमिशन दी और कोर्ट ने अपना 1 लाइन वर्डिक्ट दिया, मदर्स चॉइस इज अल्टीमेट। समझो ये क्वेश्चन पेपर में आ ही गया है। अगर आपको ऊपर कैप्शन लिखा हुआ है मदर चॉइस इज द अल्टीमेट, कौन से कोर्ट ने कहा, किस केस में कहा, देन यू नीड टू स्पेसिफाई दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट केस। जो किसका? हाँ, अभी तो मैक्सिमम 33 वीक्स तक की परमिशन दी है अभी। इसमें क्या हुआ था, अब देखो ये कैसे करते हैं, कानून में तो प्रोविजन मैक्सिमम 24 वीक्स तक की है, लेकिन ये 24 वीक्स एग्जॉस्टिव नहीं है। ये 24 वीक्स जो है वो इंक्लूसिव है, ये इट्स नॉट द एग्जॉस्टिव, ये इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव इन द सेंस दैट कि अगर आप कोर्ट को कन्विंस करो, यहां पर अगर मान लो यही चीज, यही प्रोविजन है, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 रिलेटिंग टू द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी शैल नॉट अप्लाई, एक्सेप्शन आ गया, to the termination of pregnancy by the registered medical practitioner where such termination is necessitated by the diagnosis of any of the substantial foetal abnormalities जो diagnose कर रहे हैं, which is diagnosed by the medical board, which is diagnosed by the medical board। मेडिकल बोर्ड ने डायग्नोसिस किया और डायग्नोसिस करके फाइंड आउट किया कि भाई इस बच्चे को जब बॉर्न लेगा तो वैसे सर्कमस्टेंस में एक फोटल एबनॉर्मलिटीज है, फोटल एबनॉर्मलिटीज है, और इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स रहेंगी। वो हो सकता है मेंटल डिसऑर्डर रहेगा, उसको मेंटल डिसऑर्डर रहेगा, इस तरह की बातें आई। अब इस केस में क्या हुआ था, दैट वाज जो केस अभी मैंने आपको बताया कि भाई GNCTD दिल्ली हाई कोर्ट का केस था। इस केस में क्या हुआ था कि लेडी ने 3 अल्ट्रासाउंड करवाए थे और तीनों अल्ट्रासाउंड में जो बच्चे की जो है सेलेस्टियल डिसऑर्डर्स थे, उसको ये सर की बीमारी होती है जो पूरी तरह से हेड का जो है फॉर्मेशंस नहीं होता है।
बॉडी पूरी फॉर्म हो गई थी लेकिन हेड कंप्लीट फॉर्म्स नहीं हुए थे उसके, इस तरह के डिसऑर्डर से एबनॉर्मलिटीज थी। और मेडिकल बोर्ड पॉसिबली वैसे सर्कमस्टेंस में जब 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की परमिशन है लेकिन उससे ज्यादा की प्रेगनेंसी हो गई थी, अराउंड जो प्रेगनेंसी थी उस समय 29 वीक्स तक की हो गई थी, 29-30 वीक्स तक की प्रेगनेंसी हुई थी, उस वक्त लेडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में रिट पिटिशन फाइल किया। और रिट पिटिशंस जो है जस्टिस प्रतिभा सिंह के पास गया, उन्होंने रिट को देखा समझा और देखते देखते उनको खुद से भी अल्ट्रासाउंड कोर्ट ने करवाया वहां पर, और देखते देखते 1 मंथ और निकल गया, तो कंप्लीट हैज गॉन 33 वीक्स तक। और 6 दिसंबर को कोर्ट ने एक माइलस्टोन वर्डिक्ट दी, बहुत बढ़िया लाइन बोला, मदर्स चॉइस इज अल्टीमेट, और ये बोल करके प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की परमिशन ग्रांट कर दी। सेक्शन 2B को यहाँ पे कोट किया गया और 2B में अकॉर्डिंगली उस रिट को जो है अलाउ कर दिया गया। तो मतलब कि किसी भी लेंथ की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट की जा सकती है, बट उसका एक प्रॉपर रीजन स्पेसिफाइड होना चाहिए। अगर रीजन्स हैं आपके पास, अगर एक प्रॉपर रीजन है, देन द कोर्ट में ग्रांट द परमिशन। लेकिन एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, आफ्टर 24 वीक्स कोर्ट में ही जाना पड़ेगा और कोर्ट से ही परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, तो यहाँ पे कोर्ट का परमिशन आ जाता है। मेडिकल बोर्ड भी परमिशन दे सकती है, बट जनरली वो मेडिकल बोर्ड जो है ये रिस्क नहीं उठाते हैं, ठीक है। मेडिकल बोर्ड अपनी रिकमेंडेशन, अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दे देते हैं और कोर्ट उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करती है। तो मैं इसमें बता दूं सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 और 2A आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज जो है नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट से कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है मेडिकल बोर्ड को, इस एक्ट के पर्पस को कंप्लाई करने के लिए। There shall be the constitution of the medical board. Who will constitute the medical board? State government रूल से मेडिकल बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करेगी। और मेडिकल बोर्ड में कौन कौन लोग होंगे, तो देखो एक गायनोकोलॉजिस्ट होंगे, पेडिट्रिशियन होंगे, रेडियोलॉजिस्ट होंगे, सोनोलॉजिस्ट एंड सच अदर नंबर जो नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई किया गया वो स्पेसिफाइड हो सकते हैं। नाउ एंड सबसेक्शन 3 जो नॉर्मल पॉइंट है जिसमें ये बात स्पेसिफाई की गई कि भाई ये प्रेगनेंसी रिस्कफुल है या नहीं है, इंजरी टू हेल्थ है या नहीं है, अकाउंट में बी टेकन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन्स एक्चुअल और रीजनेबल फोर्सिबल इन्वायरमेंट्स, दैट वाज। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे सिंपली स्पेसिफाई करता है सबसेक्शन 4, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सबसेक्शन 4 हमने बता दिया। तो यहाँ पे सिचुएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सेक्शन 3 में आपको याद रखना है सिंपली 2B दैट वाज 2B क्लॉज को, जो कि काफी रेलिवेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेडिकल बोर्ड बनती है 2D में, जो मेडिकल बोर्ड बनी, और एक सबसेक्शन 4, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चंस यहां से बन करके आते हैं, राइट, दैट मच। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज जो केस बताया, मिसेज एक्स, लेडी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया कोर्ट ने, क्योंकि ये इसी एक्ट में प्रोहिबिटेड है कि लेडी का नाम, जिसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना है, सेक्शन 5 में प्रोहिबिटेड है। तो हम भी अपने नोट्स पे नहीं लिख रहे हैं, कहीं नहीं इसको लिख रहे हैं, केस का नाम बताया, हाँ वो इसी नाम से आएगा, मिसेज एक्स करके ही आएगा, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में उनको मिसेज एक्स लिखा है, सही है। मिसेज एक्स वर्सेज ऐसे लिखो, मिसेज एक्स वर्सेज GNCTD, GNCTD, ठीक, हाँ 33 वीक्स। कोर्ट का कोटेशन याद रखो, मदर चॉइस अल्टीमेट, मदर्स चॉइस इज अल्टीमेट, जो कोर्ट का कोटेशन है वो याद रखो, मदर्स
ये समझो आ ही गया, एज अल्टीमेट। सही है। 6 दिसंबर दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट, इट्स वेरी रिलेवेंट केस। मदर चॉइस इज अल्टीमेट, जो कोर्ट का कोटेशन है, मिसेस एक्स, लेडी का नाम डिस्क्लोज करना प्रोहिबिटेड है, लेकिन जो केस की लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग में केस नाम उन्होंने डाला हुआ था, तो उस वजह से मुझे पता है पूजा सिंह नाम था लेडी का। कोर्ट में जो वर्डिक्ट आया, जो जजमेंट है, उसमें नहीं है नाम, उसमें उनको हमेशा मिसेस एक्स ही कोट किया गया है। चलिए यहां तक ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहां पे देखो, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है? कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पे ऐसी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है? एज पर द लॉ, जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की परमिशन ये एक्ट दे रहा है, वो उस प्लेस को भी स्पेसिफाई कर रहा है कि जहां पे ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। तो यहां पे देखना, एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है तो प्लेस कौन सा लेना है? सबसे पहली बात, वो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर रही है या फिर गवर्नमेंट से मेंटेन्ड है, दिस वन, वही हॉस्पिटल होना चाहिए। या फिर वो हॉस्पिटल जो अप्रूव्ड है इस पर्पज से, एक्ट से, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी दैट वाज से अप्रूव्ड है, या चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेट कमिटी, दैट वाज अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स जो है, मतलब सभी जगह इस तरह की टर्मिनेशंस नहीं हो सकती है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है उसमें एटलीस्ट नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 5 मेंबर्स होंगे, जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। तो टर्मिनेट होंगी कहां पर? तो गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल होगी या गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हॉस्पिटल जो होगी, वहीं पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। इट्स नॉट एट एवरी प्लेसेस, एवरी प्लेसेस, दैट मच। चलिए अब कुछ चीजें जो है एक्सेप्शंस में आ रही हैं। एक्सेप्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा एक्सेप्शंस को देखते हैं। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 कब अप्लीकेबल नहीं है, दैट इज गिवन ऑन सेक्शन नंबर 5, दैट वाज। अब यहां देखो, एंड सिंपली कब अप्लाई नहीं होती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक जब डॉक्टर डिलीवरी करते हैं तो फटाफट आके बोलते हैं कि भाई देखो, आप फटाफट डिसाइड करो, हम बच्चे और मां में से किसी एक को बचा सकते हैं, आप डिसाइड करो किसको बचाएं। मतलब डॉक्टर का कुछ क्रिटिकल सिचुएशन उसी वक्त आ गया, पहले से कुछ नहीं पता था, बट क्रिटिकल सिचुएशन उसी वक्त आ गया और डॉक्टर को डिसाइड करना है कि वो किसको बचाए, मां को या बच्चे को। हालांकि फिल्मों में दिखाते हैं कि पूछने आते हैं, सही है, फिर अपना वो घर वाले अपने डिसीजंस बताते हैं और ये भी दिखाते हैं कि डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। बट नॉर्मल सिस्टम है मां को बचाना है। तो अगर डॉक्टर की ऐसी ओपिनियन है कि लेडी का हेल्थ बचाना है, उनको बचाना है, अगर ये प्रेगनेंसी के चक्कर में रहे, डिलीवरी के चक्कर में, अगर प्रॉपर डिलीवरी के चक्कर में रहे तो बच्चे की जान जा सकती है, लेकिन अगर बच्चे को बचाए तो मां की जान जा सकती है। इस तरह के अगर डिलेमा में डॉक्टर है, गुड फेथ में है, तो सेक्शन 5 कहता है डोंट वरी, डू दैट, नो प्रॉब्लम इज दैट। यहाँ पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट भी हो रही है, देयर इज नो प्रॉब्लम, इररिस्पेक्टिव, नॉटविथस्टैंडिंग द लेंथ ऑफ द चाइल्ड। प्रेगनेंसी की लेंथ से कोई मतलब नहीं है, जितनी भी लेंथ हो कोई इशू नहीं है, 33 वीक्स, 34 वीक, 35 वीक, दैट्स नथिंग एट ऑल देयर, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तब ये चीज ही अलाउ कर रहे हैं। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 एंड सो मच ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3(2) दैट वाज। अब सेक्शन 4 क्या था कि भाई आपको इसी जगह प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवानी है, बट लेडी कहीं और गई, कुछ और चीज का इलाज करवाने गई, किसी और जगह गई, वो स्पेसिफाइड प्लेस नहीं था, वहां के डॉक्टर ने डिटरमाइन किया कि नहीं साहब, प्रेगनेंसी अभी कभी टर्मिनेट करना बहुत जरूरी है, अभी कभी प्रेगनेंसी गई, गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, अभी कभी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना बहुत जरूरी है। तो ये अलाउ करता है, चलो प्लेस का परवाह मत करो,
और सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 किस लेंथ की प्रेगनेंसी उसकी परवाह मत करो। दैट वाज ओपिनियन टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की है कि shall not apply to the termination of the pregnancy. That was opinion of not less than 2 registered medical practitioners shall not apply by a registered medical practitioner in case where he is of opinion formed in good faith. The good faith is very much important. That वो अपनी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है और गुड फेथ में ओपिनियन फॉर्म का है कि टर्मिनेशन ऑफ सच प्रेगनेंसी इज इमीडिएटली नेसेसरी टू लीव सेव द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। दैट वाज प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना बहुत मैंडेटरी है, करना है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में जो है वो टर्मिनेट कर देगा। अच्छा मुझे एक बात सोच के बताओ भाई, डॉक्टर्स इस कंक्लूजन पे पहुंचा है कि वो या तो मदर को सेव कर सकता है या फिर चाइल्ड को सेव कर सकता है, और फैमिली वाले से पूछा, फैमिली वाले ने बोला बच्चे को बचाओ, और डॉक्टर ने भी वैसा ही किया, बच्चे को बचाया, माँ को मर दे दिया। क्या मेडिकल प्रैक्टिशनर यहाँ पे गिल्टी है, ऑफेंस कमिट किया है? बिल्कुल ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि ये एक्ट कह रहा है कि माँ को बचाओ, प्रेग्नेंट वुमेन को बचाओ। भाई आप उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की परमिशन दे रहा है और माँ को बचाने के लिए कह रहा है। लेकिन अगर वो डॉक्टर इसको नहीं करता कि भाई माँ को मार देता है, बच्चे को बचा लेता है, तो फिर वो गिल्टी है। दैट वाज, चाहे वो फैमिली वाले का कुछ भी कंसेंट हो, दैट्स नॉट। कानून यही है कि बचाना किसको है? वुमेन को बचाना है, बच्चे को नहीं। सो दिस इज द पॉइंट विच वी टू कवर दैट। सही है। नाउ आगे पढ़िएगा। एंड अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट है, आईपीसी को फिर ओवरराइड कर रहा है। और द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय ए पर्सन हु इज नॉट ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर shall be an offense which is punishable with rigorous imprisonment, rigorous for a term which may extend to, that was 2 years, and it may extend to 7 years. Means if the person is not a registered medical practitioner, so what, he is a doctor, वो गायनोकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, और वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर रहा है, लेकिन वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, तो भी वो पनिशेबल है, पनिशेबल ऑफेंस किया है। और कौन से एक्ट में पनिश्ड होगा? ये इसी एक्ट में पनिश्ड होगा। दैट वाज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में। 2 साल तक की जेल है, लेकिन ये जेल एक्सटेंड हो सकती है 7 years तक की एक्सटेंड हो सकती है। दैट वाज पनिशेबल रिग्रेसिव फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 2 years बट व्हिच may extend to 7 years, that court, and that court shall, to the extent state government modified that, the point is very simple, state का सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ पनिशमेंट को और सीवियर कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, प्रोसेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। झारखंड की गवर्नमेंट ने इसकी पनिशमेंट जो है ऑफ कोर्स 10 years तक की कर रखी है, 10 साल तक की कर रखी है। यहाँ पर 2 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा। दैट वाज 2 years but which may extend to 7 years under that code, and court shall to that which ये अपने अकॉर्डिंगली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब प्लेस, अगर मान लो कि जिस प्लेस पे टर्मिनेट करनी थी सेक्शन 4 को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वैसे सर्कमस्टेंस में रेगुलर इम्प्रिजमेंट है फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 2 years बट इट मे एक्सटेंड टू 7 years। ये पनिशमेंट किसको हो रही है? ये पनिशमेंट डॉक्टर को हो रही है। ये डॉक्टर हो या नहीं हो, जो भी है, अगर वो मेडिकल, अगर वो उस प्लेस पे नहीं कर रहा है जो प्लेस अप्रूव्ड है सरकार से, तो वैसे सर्कमस्टेंस में पनिशमेंट है। और ध्यान रखना, पनिशमेंट हमेशा रिग्रेस है, सर्कमस्टेंस में रिग्रेस पनिशमेंट है, सिंपल वाला नहीं है, रिग्रेस वाला है। दोनों में अंतर क्या हो जाता है? रिग्रेस वाले पनिशमेंट में जो काम अलॉट किया जाता है जेल में वो करना पड़ता है, जो वर्क अलॉट किया जाता है, लेकिन सिंपल वाले में जो वर्क आप डिमांड करेंगे वो वर्क दिया जाता है। अगर कहते हैं सिंपल इम्प्रिजमेंट्स हैं तो जेल में अपनी पसंद का काम कर सकते हैं, दैट वाज, और ना भी कर सकते हैं, ये भी चलेगा। बट रिग्रेस में
जो काम जेल अथॉरिटी अलॉट करती है वो वर्क करना पड़ता है। तो नॉर्मली प्रोफेशनल्स के लिए रेगुलस इम्प्रेजमेंट्स काफी रेयरली जगहों पे ही स्पेसिफाइड है, लेकिन यहाँ पर है। और अब ये जो सबसेक्शन 4 है ये उस, जैसे फॉर एग्जांपल ये जगह है मान लो, और इस जगह में प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है और ये अप्रूव्ड नहीं है सरकार से। मान लो कि डॉक्टर साहब ने कोई घर जगह किराए पे ले रखा है, रेंट पे ले रखा है, और उसी में प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का काम कर रहे हैं, उसी में टर्मिनेट, तो डॉक्टर साहब को तो सजा हो सकती है 7 साल तक की। लेकिन उस घर का जो मालिक है जिसने उस घर को किराए पे दे रखा है वो भी नहीं बचेगा। ये उसके लिए है। दैट वाज rigorous imprisonment for a term which shall not be 2 years but which may extend to 7 years, 2 to 7 years, that was 2 to 7 years। यहाँ पे जुडिशरी को एक कैप दे दिया गया है। नॉर्मली क्या होता है कि आप जब इंडियन पीनल कोड पढ़ते हैं तो पनिशमेंट ऐसे लिखते हैं विच मे एक्सटेंड टू 10 years, 7 years। मतलब यहाँ जुडिशरी को डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं कि भाई आप देख लो कि अपराधी कैसा है, मैक्सिमम 7 साल तक दे सकते हो, आप चाहो तो इससे कम भी दे सकते हो। मतलब उस क्राइम में रेशियो डेसिडेंडी क्या है, क्रुएल्टी की रेशियो डेसिडेंडी क्या है, कितना सीवियर है, उस चीज को देखो और उसके अकॉर्डिंगली आप पनिशमेंट दो। मतलब ये क्या कहते हैं, एक जुडिशियल रिव्यू दे दिया कि आप इसको जुडिशियली रिव्यू कर सकते हो कि कितने में से यहां तक आप कितनी पनिशमेंट दे सकते हो। और कभी कभी इंडियन पीनल कोड में जहां जुडिशियल रिव्यू का स्कोप नहीं छोड़ा था, कहीं कोई जुडिशियल रिव्यू का स्कोप ही नहीं छोड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर ये प्रोविजन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, सेक्शन नंबर 303 इंडियन पीनल कोड, सुना है इसके बारे में? इसमें क्या लिखता है कि अगर एक पर्सन मर्डर करता है तो मर्डर की क्या सजा है 302 में, या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट है या फिर फांसी है। 2 ही ऑप्शन है, लाइफ इम्प्रिजमेंट से कम नहीं दे सकते हैं, 2 ही ऑप्शन। फिर 303 कहता है कि अगर उसका मर्डर प्रूव हो गया, गिल्टी है, कॉन्विक्टेड हो गया, जेल गया और जेल में एक और मर्डर कर दिया, एक और को मार दिया, तो पता है 303 क्या कहता है? 303 कहता है उसकी एक ही पनिशमेंट होगी, फांसी, कैपिटल पनिशमेंट। अब ये जब प्रोविजन जुडिशियल रिव्यू के लिए गया तो सुप्रीम कोर्ट कहती है फिर ये तो जज किस काम के, जज क्यों अपना दिमाग लगाए? फिर सीधे फॉर्मूला, सेट फॉर्मूला पे ही अगर जज को चलना है तो फिर जज का तो जुडिशियल रिव्यू तो बना ही नहीं कुछ भी, वो तो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं भाई क्यों मारा, सेकंड मर्डर क्यों किया, कोई कंपल्सन तो नहीं था, कोई सेल्फ डिफेंस में तो नहीं मारा, ये सब चीज तो देख ही नहीं सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आई थी मिट्ठू सिंह, मिट्ठू सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस, स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में कहा कि भाई ये जो है सेक्शन 303 जो इंडियन पीनल कोड का है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखो ये मैं इसलिए बताता हूं कि जहां भी ऐसी पनिशमेंट आती है ना 2 साल से लेके 7 साल तक की सजा है, तो यहां जज के हाथ बन जाते हैं। 2 साल तो मिनिमम उसको देनी ही पड़ेगी, यहां जज के हाथ बन जाते हैं। और ये कभी भी ऐसे जो प्रोविजंस है ये रिट के दायरे में आ सकता है। कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट कभी इसको कह दे कि भाई ये तो बेकार है, ऐसे नहीं चलेगा। इस तरह के जो पनिशमेंट के ऊपर जो लोअर कैप एंड अपर कैप लगाते हैं दैट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल देयर। ऐसे पनिशमेंट आपको याद रखने चाहिए कि हाँ साहब यहाँ पे पनिशमेंट 2 साल से लेकर के 7 साल, मिनिमम 2 years, मैक्सिमम 7 years। दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा पनिशमेंट तो कहीं नहीं कि भाई ऐसा किया तो 7 साल की ही सजा होगी। जहां नहीं लिखा है कि विच मे एक्सटेंड टू, नॉर्मली क्या होता है हम कहते हैं पनिशमेंट, हम कहते हैं पनिशमेंट और एक होता है सेंटेंस। पनिशमेंट और सेंटेंस में अंतर क्या है? पनिशमेंट कानून देता है, लॉ देता है, और सेंटेंस कोर्ट देती है। मींस पनिशमेंट अगर कहा है 10 years की है तो सेंटेंस 10 years से कम की भी हो सकती है। वो जज अपने डिस्क्रिप्शन से सोच सकते हैं कि इसको 7 years दे, 5 years दे या कंप्लीट 10 years दे। जो क्राइम किया है उसमें क्रुएल्टी कितनी है उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं और पनिशमेंट देते हैं। सो दिस वन द पनिशमेंट एंड सेंटेंस। सो दिस वन, तो यहाँ पे पनिशमेंट कितनी है 2 से 7 साल तक की, और जो सेंटेंस कितनी होगी
वो इनके बीच में ही होगी, ना इसके ऊपर जा सकती है ना 2 साल से नीचे की जा सकती है। तो पनिशमेंट यहाँ पे जान के रखना किसको किसको पनिशमेंट है, उस प्लेस के ऑनर को पनिशमेंट है और मेडिकल प्रैक्टिशनर को पनिशमेंट है। सही है, इन दोनों को पनिशमेंट है। ये चीज आपको जान के रखना बहुत जरूरी है। चलिए ओके, ठीक है ना, राइट। सेक्शन 5A, अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 5A। आज प्रोजेक्टर में कुछ डिम आ रहा है, कुछ भी ठीक कर देंगे इसको। सेक्शन 5A देखिए, देखिए सेक्शन 5A जो है ना, ये अभी अमेंडमेंट्स हुई, उसके बाद इसको इनकॉर्पोरेट किया गया सेक्शन 5A, जिसमें कहा गया प्रोटेक्शंस ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द वुमेन, प्राइवेसी ऑफ द वुमेन को प्रोटेक्ट, दैट वाज। और यहां पे सिंपली कहा गया कि नो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल रिवील द नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ ए वुमन हु इज pregnant, whose pregnancy has been terminated under this act, to any person authorized by any law, that was, except to any person authorized by law for the time being enforced that. This one the point. And name reveal नहीं करना है प्रेग्नेंट वुमेन का, नेम रिवील नहीं करना है, that was reveal the name and other particulars of the woman whose pregnancy has been terminated under this act except to a person authorized by any law for the timing enforced that. अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मीडिया वालों को कहीं से उनका नाम पता चल गया, क्या वो उसको न्यूज में फ्लैश कर सकते हैं? मुझे पता चल गया, मैं फ्लैश कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि स्पिरिट, देखो लॉ के जैसे कहते हैं ना, एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एक डॉक्ट्रिन होता है, व्हेन द लेटर ऑफ लॉ इज नॉट क्लियर देन जस्ट रीड द लॉ एज पर द स्पिरिट ऑफ लॉ। कानून किस स्पिरिट से बनाई गई उसके अकॉर्डिंग करो। लेडी का नाम सामने नहीं आना चाहिए, तो जरूरी नहीं कि प्रोविजन सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ऊपर है, ये प्रोविजन सबके ऊपर है। और किसी को भी अगर नाम पता चल रहा है तो वो नाम जो है उसका डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो 1 साल की जेल है या फिर फाइन है या फिर बोथ है। 1 ईयर इम्प्रिजमेंट्स, फाइन और बोथ। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जहां जहां और से सेपरेटेड हो ना, जहां पे कहते हैं कि इम्प्रिजमेंट्स और फाइन और बोथ, देखो पनिशमेंट जो देते हैं ना ऐसे ही होता है, जैसे होता है इम्प्रिजमेंट्स एंड फाइन, इम्प्रिजमेंट्स ओनली, इम्प्रिजमेंट्स और फाइन और बोथ, दैट वर्क। मतलब जो इस तरह की जो चीज होती है ना, ये वाला जो पनिशमेंट होता है, ये बेसिकली कंपाउंडेबल ऑफेंस होती है। कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल मतलब अगर हम कोर्ट को यकीन दिलाएं कि साहब हमारी पहली गलती है, फिर से हम नहीं करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स बताएं कि भाई किस वजह से ये गलती हो गई, और जो विक्टिम है वो भी अलाउ कर दे एक तरीके से, तो कोर्ट जेल नहीं भेजती है, फिर फाइन लगाती है, फिर जेल छोड़ देती है, फिर फाइन लगाती है। लेकिन वही चीज इसमें नहीं है। इसमें आप कितना भी रिक्वेस्ट करोगे कि पहली गलती है या जो भी है, या फिर जो विक्टिम है वो माफ भी कर दे, छोड़ भी दे, तो भी चीज जो है लगेगा ही लगेगा। सो दिस वन पॉइंट हियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इम्प्रिजमेंट्स और फाइन और बोथ हम ये पढ़ते हैं, या इम्प्रिजमेंट्स एंड फाइन और, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। कौन सा? 2001, हाँ ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, देयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 6 में रूल्स बनाने के पावर्स हैं किसके पास? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नॉर्मली जब भी हम कहते हैं ना, देखो जब हम कहते हैं कि भाई लॉ है, हम कहते हैं लॉ है, तो लॉ में क्या क्या जाता है? एक्ट आता है, रूल्स आती है, रेगुलेशन आता है, ऑर्डर्स आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं,
सर्कुलर्स आती हैं, नोटिफिकेशन आता है और ऑर्डिनेंस भी आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। एक्ट हमेशा कौन बनाएगा? तो एक्ट शैल ऑलवेज बी मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, अगर स्टेट की एक्ट है तो कौन बनाएगी? स्टेट की लेजिस्लेचर्स। रूल्स कौन बनाएंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये एक्ट ही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाए। कहीं ना कहीं एक्ट में लिख देगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है इस मैटर के ऊपर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि रूल्स बनाने के लिए पार्लियामेंट में बिल पास करवाने की जरूरत नहीं होती है, वो सिंपल मिनिस्ट्री से साइन होती है, कंसर्न मिनिस्टर साइन करते हैं, रूल्स नोटिफाई हो जाते हैं। लेकिन एक्ट होता है क्या? तो एक्ट को दोनों हाउसेज में पास करवाने के बाद प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ता है। जब हम कहते हैं रेगुलेशन, तो रेगुलेशन हमेशा डेलीगेटेड बॉडी बनाएगी और ये भी ऑथराइजेशन एक्ट ही देगा हमेशा। तो देखो सेक्शन 6 इस एक्ट का रूल्स बनाने के पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और रेगुलेशन बनाने का पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट। तो रूल्स क्या है एंड रेगुलेशंस क्या है? दीज टू थिंग्स। ऑर्डर्स की बात करते हैं, तो जब भी कोई एक्ट शुरुआत में आती है, नई आती है, तो सरकार उसको अपनी अथॉरिटी से अमेंड करने का पावर जो है रिजर्व करके रखती है। कहीं कुछ क्लरिकल मिस्टेक्स हो गया, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गया, ऐसे मिस्टेक्स को अमेंड करने का पावर अपने पास रखती है, पार्लियामेंट में ना जाना पड़े, खुद ही अमेंड कर ले। ये पावर 5 इयर्स के लिए रखती है सरकार अपने पास मैक्सिमम। ये ऑर्डर हो जाते हैं, तो नई एक्ट होती है तो ऑर्डर्स बड़े रिलेवेंट होते हैं। सर्कुलर इंटरनल डिपार्टमेंट्स के लिए लगता है, जैसे कि एमटीपी, इस एक्ट में डॉक्टर्स को कुछ डायरेक्शंस देने हैं तो सर्कुलर निकालेंगे, पब्लिक को कोई डायरेक्शन देनी है तो नोटिफिकेशंस निकालेंगे। मींस नोटिफिकेशन इज देयर फॉर द पब्लिक एंड सर्कुलर किसके लिए? इंटरनल डिपार्टमेंट्स के लिए। देयर आफ्टर ऑर्डिनेंस, अगर हम ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो ऑर्डिनेंस किसके लिए होता है? ये बेसिकली पार्लियामेंट नहीं पास करती है, ऑर्डिनेंस कौन बनाएगा? हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस बनाते हैं। सो दिस इज द बेसिक कंसर्न्स ऑफ दैट, सही है। तो यहाँ पे हम सेक्शन 6 की बात करते हैं। रूल्स बनाती है सरकार, रूल्स बनाने का पावर रखी है, और स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाने का पावर है। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है ये हमको नहीं पढ़ना है, कोर्स का पार्ट नहीं है। सेक्शन 8 नाउ दैट वाज अब यहां पे देखिएगा, कोई भी सूट लीगल प्रोसीडिंग्स लाई नहीं करेगी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ऊपर। सेक्शन 8 उनको फुल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दिया। दैट मच। अगर कोई डैमेज कॉस्ट हो जाती है या आगे हो सकती है, लेकिन डॉक्टर ने गुड फेथ में काम कर दिया किया है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में जो है, या फिर एक्ट की कंप्लायंसेस के लिए काम किया है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में उनको एक कंप्लीट प्रोटेक्शन है, एक कंप्लीट फुल प्रोटेक्शन है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के दरमियान वुमेन की डेथ हो गई या फिर उसको कोई डिफरेंट इंजरी हो गई उनको, तो इन सब सर्कमस्टेंस में सेक्शन 8 में उनको एक प्रोटेक्शन मिलता है। तो मैं एक बार फिर से इसमें छोटा सा रिपीट कर दूं, एक्ट इतना ही, इससे ज्यादा एक्ट नहीं है, इतना ही शायद छोटा सा एक्ट है। कौन कौन से सेक्शंस रेलिवेंट है बस उसको ज्यादा याद रखना है। सेक्शन नंबर 3 और खासकर 2, सब सेक्शन 2 को, राइट, 3 का 2B, दिस वन, सेक्शन नंबर 4 को, सेक्शन नंबर 5 को। These 3 things are very important. These 3 things are very important that you, चाहे आप प्रीलिम्स की बात कर लें चाहे वो मेंस की बात कर लें। नॉर्मली अगर आप देखेंगे यूपी जुडिशरी में ये वाला जो एक्ट है प्रीलिम्स में है, लेकिन जब राजस्थान का आता है तो ये मेंस का भी पार्ट होता है, ये मेंस में भी होता है और प्रीलिम्स में भी होता है। गुजरात में अक्सर ये मेंस में होता है, गुजरात में, बिहार में,
तो छोटा सा एक्ट है, प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल केस स्टडी आती है नॉर्मली, और केस स्टडी इन द सेंस सेक्शन बेस्ड केस स्टडी, दैट इज सेक्शन बेस्ड केस स्टडी दैट वर्क, जैसे कि एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके साथ अभी शेयर किया कि डॉक्टर पूछ रहे कि माँ और बच्चे में से एक को बचा सकते हैं, तो क्या एडवाइजेबल है यहाँ पर, इस तरीके डॉक्टर जो है गुड फेथ में जो है बच्चे को बचाया, माँ को नहीं बचाया, तो ऐसी सर्कमस्टेंस, इस तरह के क्वेश्चन जो केस स्टडी है वो आने के चांसेस बड़ी होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, बिहार जुडिशरी भी ये है, पिछली बार में था ये एक्ट, तो नॉर्मली होता है, ठीक है, दैट कुछ। तो ये वाला हमारा टॉपिक रहा, और इसके जस्ट 10 मिनट का ब्रेक लेके हम सीआरपीसी को शुरू करेंगे, सीआरपीसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और सीआरपीसी में जो आज की जो क्लास है वो वुमेन ओरिएंटेड ही क्लास है, क्योंकि यूपी जुडिशरी कंप्लीटली फोकस्ड है वुमेन ओरिएंटेड लॉस के ऊपर। और सीआरपीसी में एक ऐसा प्रोविजन है, कुछ जगहों पे ऐसी चीजें हैं जहां पे वुमेन्स डोमिनेटेड प्रोविजन है, जैसे कौन सा है, सेक्शन नंबर 125 नहीं, सेक्शन नंबर 126, सेक्शन नंबर 127, किससे रिलेटेड होता है ये, पता है कुछ आइडिया? मेंटेनेंस टू वाइफ अनेबल टू अर्न, वाइफ अनेबल टू अर्न, बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल केसेस भी पढ़े आते हैं इसके ऊपर। अगर आप लॉ प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ से कवर होते हैं, बहुत कुछ आता है। तो इन सब चीजों को करेंगे 25, 26, 27। आज का हमारा कंप्लीट फोकस होगा सेक्शन नंबर 25 के ऊपर, ठीक है। बस 5 मिनट का ब्रेक रखते हैं, उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे, ठीक है।